तो कैफ की शिकायत करने के बाद कुछ परिवर्तन लाते हुए, कैफ की बहुत बड़ी शिकायत थी कि आवाज़ बहुत स्लो है। देखते हैं, थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे ही समझ में आता है, तुरंत ही नहीं समझ में आ जाता है। कंसंट्रेट होना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी ना कि बहुत बहुत ज़्यादा गहराई तक बेटर तरीके से समझाया गया हो। अपना बेस्ट दे रहे हैं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। कल हमने देख लिया था अपवर्तन क्या होता है, क्यों होता है। तो मेन दो रीजन सामने आए थे। एक तो क्या बताया था, माध्यम का बदलना, यानी माध्यम का परिवर्तित हो जाना, है ना। और हाँ, दूसरी शिकायत ये भी थी कि बहुत ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं। तो रीजन ये होता है, मोस्ट सभी का यही कहना रहता है कि हिंदी में प्रॉपर बताइए, जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं। तो कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश साथ लेकर चलेंगे। तो हमने कल देखा था कि मीडियम का चेंज होने के कारण जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट्स होना पड़ता है, यानी विचलित होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग माध्यमों की डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, और अलग डेंसिटी से जब पहुंचती है प्रकाश की किरण तो हो सकता है वो फेस करे हायर डेंसिटी देन प्रीवियस, और या तो हो सकता है वो लो डेंसिटी देन प्रीवियस पाथ फील करे। तो इस दौरान क्या होता है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, या तो अब नॉर्मल की ओर क्या होता है, नॉर्मल की ओर वो लाइट रेस क्या होता है, झुक जाता है, या तो नॉर्मल से दूर रखता है। यही कल हमने कॉन्सेप्ट देखा था। बट ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखे थे किसी तिरछी लाइन के लिए, ऑब्लिकली स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, है ना। ये कंडीशन हमने देखा था। बट आज हम स्पेशल केस डाले, कुछ स्पेशल है नहीं। वैसे होता क्या है कि कल हमने ऑब्जर्व किया था कि ये जो मीडियम फर्स्ट होता था एयर, यहां से लाइट रेज ऐसे आती थी तिरछी, और कहां पर टकराती थी, कांच के सरफेस पर ऐसे यूं टकरा जाती थी, है ना। तो ये क्या होता है, ये कैसी रेज है, ये ऑब्लिकली यानी तिरछी रेज है, जिनका संपर्क तिरछे रूप में हो रहा है सतह के साथ। लेकिन आज हम लोग देखेंगे एक अलग केस जिसमें क्या होता है कि हमारी लाइट रेज सीधे परपेंडिकुलरली आके टकराती हैं सरफेस के साथ। मान लीजिए ये हमारा कांच का ब्लॉक है और लाइट रेज जो टकरा रही है बिल्कुल ऐसे टकरा रही है। तो जहां पर टकराती पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम नॉर्मल खींचना चाहेंगे तो क्योंकि सरफेस हमारा ये है और नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है, तो ये खुद ही लाइट रे ऑटो पहले से ही क्या बना रहा है, 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है ना। तो ये नॉर्मल पर ही टकरा रहा है, ये लाइट रे इंसिडेंट रे होने के साथ साथ नॉर्मली टकरा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये टकराने के बाद जब दूसरे मीडियम यानी ग्लास में आएगा, एयर से ग्लास में आएगा, तो अपने रास्ते से ये क्या होता है, डेविएट नहीं होता है, डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक, ये एक्चुअली उसी पाथ पर चला जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मली रिफ्रैक्शन। जब इंसिडेंट रे क्या करता है, नॉर्मली टकराता है। तो कल हमने कहा था इसके बाद हम लोग कवर करेंगे क्या, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम को जानने से पहले अगर हम कुछ बातों को समझ लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से स्नेल का नियम हमें समझ में आएगा। तो आई थिंक अब इसको इरेज कर देता हूं। जनरल एक कॉन्सेप्ट था कि जब हमारी लाइट रेज ऑब्लिकली ना आकर नॉर्मली टकराएगी सरफेस से तब क्या होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे रिफ्लेक्शन के दोनों घटनाओं के बारे में एक साथ। जैसे कि पिछले वीडियो हमने देखा था कि लाइट रे तिरछी आती है, कांच के ब्लॉक पे टकराती है, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कैसे, उस सरफेस से परपेंडिकुलरली ये ड्रॉ कर दिया। फिर डिपेंड करता है क्या कि ये डेंसर मीडियम में पहुंच रही है, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट रेज नॉर्मल की ओर झुकती है, अपने ओरिजिनल रास्ते पे ना जाकर, इस पर ना जाकर वो इसकी ओर झुक जाती है। ये कंडीशन देखा था। और दूसरा हमने देखा था कि लाइट रेज क्या है, ऑलरेडी डेंसर मीडियम से आएगी, ये कांच से आएगी और एयर में आएगी। तो कांच से आ रही है, यहां से एयर में आ जाएगी, ये क्या है, एयर मीडियम, और ये क्या है, ग्लास। अब यहां जब आएगी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस सरफेस पे होगा नॉर्मल, वहां पे हमने क्या कर लिया है, नॉर्मल ड्रा कर दिया है। ठीक है, ये मान के चलिए ये नॉर्मल है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिनल रास्ता तो ये होता, बट हमारी लाइट रे इससे दूर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो डेंसिटी है अब कैसा है, लो डेंसिटी है, तो ये इस पर ना चल के नॉर्मल से तो बहुत दूर समथिंग ऐसे निकल जाएगी। इतनी बातें कल हमने देखी थी। अब मेन पॉइंट ये है कि कितने एंगल पर जाती है, क्या ऐसा घटना होता है इसके साथ, कौन सी फिनोमिना यहाँ पर क्रिएट होता है फिजिक्स का, है ना। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम बताएंगे, उसे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिएगा, उसके बाद हम स्नेल के रूल पर आएंगे। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन के दौरान अब हम 3-4 वे में देखेंगे इसका घटना क्या है। ये कांच है, हम डेंसर में जा रहे हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम के लिए हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने जा रहे हैं। यहां से लाइट रे आ रही है, इस पर टकरा रही है, यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां आई एंगल बन रहा है, और हमें पता है कि डेंसर में जा रही है, तो ये एक्चुअल अपने रास्ते से थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो क्या आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आर की जो वैल्यू होगी वो आई से कम होगी, ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो इंसिडेंट एंगल जो होगा हमारा वो ज्यादा होता है किससे, रिफ्लेक्टेड एंगल से। कब? when light ray enters from rarer to denser medium। अच्छा, अब ये पार्टिकुलर क्या है, कांच का स्लैब है, ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण यहाँ थी, तब तो इतना था, अब इसको हम और ऐसे बनाते हैं, समथिंग यहाँ पे टकराई होगी, यानी इस एंगल पर आई होगी, तो अब कितना डेविएट करता, तो एक्चुअल इसका रास्ता क्या होता है, ये बात समझ में आ रही है, एक्चुअल ये रास्ता अब होता, तो ये भी थोड़ा सा बढ़ चलेगा, आर क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो अभी भी तो ये अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की ओर ही झुका हुआ है ना, इससे अभी भी तो ये एंगल कम बन ही रहा है ना। यही कॉन्सेप्ट है कि लगातार आर की वैल्यू बढ़ाते, सॉरी आई की वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ठीक ना। तो आर की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी आई और आर आपस में कैसे हैं, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, यानी एक दूसरे के साथ ये बढ़ते हैं। तो ये आई और आर आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन किस प्रकार के इनके हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे, उसके लिए स्नेल ने अलग अलग प्रयोग किए। अभी आपको सिर्फ इतना कंसंट्रेट होकर समझना है कि अगर हम रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाते हैं तो आई की वैल्यू बढ़ाने पर आर की वैल्यू, यानी इसका जो एंगल का मैग्नीट्यूड है, ये क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ देखिए, अगर ये यहाँ पे 60 रहा होगा तो ये समथिंग उससे कम है, यानी 45 ही आएगा। समझ रहे हैं आप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स ये क्या होते हैं, एक रेशियो में इंक्रीज होते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाकर यहाँ पहुंचा दूंगा 70 पर, बात समझ में आ रही है, तो एक्चुअल बात आप देखेंगे तो ऐसे जाना चाहिए, बट वहां से ना जाके अभी भी ये नॉर्मल की ओर रहेगा, यानी ये लेस देन 75 होगा। जैसे इधर कितना है 75, तो यहाँ पर ये उससे कम पर ही रहेगा, वो हो सकता है अब 65 पर ही हो। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आई बढ़ा रहे हैं वैसे आर भी इंक्रीज कर रहा है। आर इन द सेंस आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। जब हम आई का मैग्नीट्यूड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, आई का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट इसकी प्रूविंग कैसे की जाए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये कैसे डिपेंड होता है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा स्नेल के रूल को डिटेल में बताना चाहूंगा, ठीक है, ताकि
आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना है जिसपे हमको पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अभी हम स्नेल के नियम को बताए नहीं है, हम उनके सारे ऑब्जर्वेशन को पॉइंट कर रहे हैं कि किस तरह से आई का वैल्यू बढ़ाने पर आर की वैल्यू क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। अब देखिए हम ये अभी हमने जो ऑब्जर्व किया वो कैसा था, रेयरर मीडियम से रेयरर टू डेंसर था। बट अब हम जो ऑब्जर्व करेंगे इन्हीं का यही फिनोमिना ऑब्जर्व करेंगे डेंसर टू रेयरर, वो भी देख लेते हैं। डेंसर टू रेयरर होगा क्या कि प्रकाश की किरण कहां से आएगी, डेंसर से। मान लीजिए कांच में चल रही थी, अचानक से एयर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये क्या है, इधर क्या है, एयर है, और इधर क्या है, ग्लास है। आपको पता है जहां पर टकराती है सतह, जहां पर होता है बाउंड्री, जहां होती है दोनों अलग अलग मीडियम्स के, है ना, मीडियम नहीं होता, मीडिया होता है फ्लूइड फॉर्म। अब अलग अलग मीडिया के ये जो बाउंड्री होती है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करते हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा परपेंडिकुलर कुछ इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल आई होगा। अब आप लोग खुद कह सकते हैं कि जब हम ग्लास से एयर में जाएंगे तो डेंसिटी इसकी कैसी होगी, होगी कम। कैसी होगी, कम। और जब कम होगी तो पहले इसका एक्चुअल पाथ हम ड्रॉ कर लें। एक्चुअल तो ये जाना चाहिए, है ना, बट ये एक्चुअल फिर नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खुराफात होना है यहाँ पर। तो करता क्या है ये यहाँ पर नॉर्मल से दूर हटेगा। तो यहां तक जाता तो ठीक था, इसके इधर आएगा तो नॉर्मल के नजदीक कहलाएगा, और अपने रास्ते से थोड़ा दूर हट जाए तभी नॉर्मल से दूर कहलाएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये यहां कहीं से गुजर सकता है। अब एंगल पर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आर हमारा कुछ यूं बनेगा। तो आप समझ रहे हैं। तो हम यहां से क्या ऑब्जर्व किए कि जब हम डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो आई और आर के जो ये एंगल्स हैं इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होती है, कम, और आर की मैग्नीट्यूड वैल्यू ज्यादा होती है। यानी एंगल का जो मान होगा, जैसे 30 डिग्री होगा ये, तो कहीं ना कहीं मोर देन 30, यानी कि ये समथिंग 45 हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू एंगल के टर्म में हम अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं, केवल इनसे कैसे रिलेट कर रहे हैं। हमेशा ये बड़ा होगा, हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है। आगे की प्रूविंग हम बाद में देखेंगे कि कैसे एंगल्स हम डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। उतना ज्यादा डीप में अभी नहीं देखते, केवल समझने के पर्पज से हम देख रहे हैं, ठीक। तो आप समझ चुके हैं डेंसर टू रेयरर जाता है तो आर की वैल्यू ज्यादा होती, और यहाँ रेयरर टू डेंसर में हमने क्या देखा था कि आई ज्यादा होता है, और आर का मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है डिग्री, वो क्या होती है, कम होती है। ये दोनों चीज हमने प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर लिया है। अब सिर्फ इतने से ही काम नहीं बनना है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोपोर्शनल तो होते ही हैं, आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब इसके लिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि कुछ प्रैक्टिकल से रिलेट है, मे भी आपको हेल्प मिले उससे कि किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल में स्नेल जी ने क्या किया था, कांच का ब्लॉक लिया, ठीक है, यहां पर कोई पिन प्लेस कर दिया, ठीक है, और जस्ट इसी के ऊपर कोई पिन यहां प्लेस किया, और ये मोटा ग्लास स्लैब था, और फिर खुद बैठ गए यहां पर ऑब्जर्व करने। बहुत बेहतरीन आंख है। यहां से देखते हैं तो क्योंकि इसमें कुछ इसकी थिकनेस होगी, मोटाई होगी, ठीक, समझने के लिए। तो इसको अगर ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो तभी ऑब्जर्व होगा जब इससे कोई रे ऐसे पास होगी, ठीक है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट थे P1 और
जहां पर टकराया वहां पर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए के नाम दे रहा हूं, और यहां पे हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, विकलांग सा नॉर्मल रहेगा। ठीक, इतना समझ लिया। बट यहां से ये देख रहे थे तो इन्हें इन P1 और P2 का जो इमेज था, यानी कि उनको यहां ना दिखकर समथिंग और कहीं पर दिखाई दे रहा था। ठीक है, यानी कि ये अपने एक्चुअल रास्ते से कुछ क्या थे, दूसरी जगह पर, जैसे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इनका सिरा जो पिन उन्होंने लगाया था, पिन का सिरा तो यहां दिख रहा था, लेकिन पिन का जो नीचे का हिस्सा था जो कांच से ढका हुआ था वो यहां पर दिखाई दे रहा था। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम कांच के थ्रू जो देख रहे हैं वो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, यानी पिन का पैर देख रहे थे, और जो पिन का सर है वो किसके सामने, वो हमें ग्लास स्लैब से ऊपर नजर आ रहा था, तो वो यहाँ। तो इन्होंने दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या देखा, डेविएशन देखा कि भैया सर यहाँ दिख रहा है और पैर यहाँ। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा ही समझ में आया होगा ये चीज, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, बट हमने कोशिश पूरी की है। तो अब इस प्रैक्टिकल का पार्ट हम समझेंगे थोड़ा प्रूविंग के वे में। अब देखिए क्या होता है प्रूविंग। ये कोई लाइट रेज है जिसका नाम है इंसिडेंट रे आई। ये आई और यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टकराती है के पर। ये नॉर्मल था हमारा, क्योंकि ये एयर मीडियम से आई थी। ये रे जो आई थी ये एयर मीडियम से ग्लास में आई थी, यानी डेंसर में आई थी। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या करेगी, कुछ ना कुछ अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करके किधर झुक जाएगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी। मैं मानता हूं यहां झुक गई। अब मैं दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कैसी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सारे पॉइंट हमने बता रखे हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है। यहां पर एंगल देखा गया तो आई दिख रहा है, और यहां देखा गया तो ये आर दिख रहा है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम स्नेल के नियम की शुरुआत बता रहे हैं आपको। अब हम मानते हैं कि ये एक्चुअल पाथ यहां से था, इरेज कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्लियर दिखे इसलिए। एक्चुअल पाथ यहां से था जाने का, बट ये क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम में आया है तो थोड़ा पहले ही मुड़ गया है, नॉर्मल की ओर झुक गया है। स्नेल ने इनका रेशियो जो एंगल का था, जो भी मैं आपको बता रहा था कि रेयर टू डेंसर जाता है तो हमेशा आई ज्यादा होगा, आर कम होगा। आई को आप जब बढ़ाओगे, आई को मोर पावरफुल करोगे, ज्यादा वैल्यू दे दोगे, जैसे पहले एंगल आई हुआ करता था, लेट एज्यूम कर लीजिए एंगल आई 30 हुआ करता था, तब एंगल आर क्या होता था, कम होता था, 25 हुआ करता था। अब आपने आई को ही बढ़ा दिया, 40 कर दिया, आई को आपने 40 कर दिया है, तो ये भी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, गरीब आत्मा 35 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मतलब इनका रेशियो है कि इसको बढ़ा रहे हो आप तो ये भी बढ़ रहा है। पर इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे तो वो आप इधर देख सकते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट मैं बताने चल रहा हूं। होता क्या है कि स्नेल जी ने इसको माना सेंटर, और फ्री माइंड एक जो है सर्कल ड्रॉ कर दिया, कोई सा भी रेडियस लेके, आपका जो मन करे। तो मान लिया मैं रेडियस ले रहा हूं समथिंग ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे कट करके एक सर्कल बन रहा है। अब हमारा फोकस केवल सर्कल पे हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये सर्कल हो गया है, कह दीजिए हम, ये सेंटर है बिल्कुल, तो ये रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा रेडियस। ये क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, अब देखिए, हम यहां से इस पॉइंट पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करें, जैसे ये 90 डिग्री बनाए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और सेम इस इंटरसेक्शन पॉइंट से यहां पे ड्रॉ कर दिया ये। अब आप भूल जाइए सर्कल, अब आपका निगाह एकदम अर्जुन के जैसे निशाना लगाइए और इसी केवल ट्रायंगल में देखिए। कोई नाम दे दे रहा हूं, के तो पॉइंट है, के और एल
और ये m दे दिया, के एल एम को देखिए आप, और इधर के और यहाँ पे P और S दे रहा हूँ, के पी एस को देखिए। ठीक है, तो आपको कुछ दो ट्रायंगल ऐसे दिख रहे होंगे, बिल्कुल इस तरह से देख लीजिए, डार्क कर दे रहा हूं, और यहाँ पे एंगल आई आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। इन्होंने क्या कहा, एंगल कैसे बदलेंगे, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ये क्या है 90, ये है, ये भी क्या है 90। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोई एंगल होगा तो ये क्या होगा, लंब होगा यानी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस होगा। इसी तरह अगर एंगल यहां पर है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। बात समझ रहे? तो अगर ये हमारा आर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या साइन का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि साइन ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, लंब बटे में कर्ण लिखते हैं ना। तो यानी यहाँ पर कोई एंगल होगा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण में आ रहा है, तो लंब की जगह हम क्या लिख देंगे, P, ये जो भी है, इसका नाम हमने क्या दिया था वैसे, S P K L। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो साइन एस पी अपॉन, ठीक ना, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस के पी, और जरा ध्यान से देखिए के पी को मैंने क्या बोला था, वृत्त का त्रिज्या बोला था, यानी मैं इसको आर मान लूं। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, जब हमने साइन आर लिया था तब की बात है। अब मैं साइन आई लेता हूं, साइन आई, ठीक है, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, सामने दिखने वाला ml अपॉन में, कर्ण कितना है, mk। जरा ध्यान से देखिए, mk क्या था, त्रिज्या थी क्या, इसको भी r ले लो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, तो अब हम देखें दोनों में, तो ये क्या था, एक तो इसकी लेंथ थी और एक इसकी लेंथ का रेशियो, यानी हम कह सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर, देखें दोनों को भाग कर दे तो साइन आई का वैल्यू कितना है, साइन आई का वैल्यू है ml अपॉन आर, मैं इसको आर लिख रहा हूं, और इसको भाग कर दो अगर साइन आर से तो क्या हो रहा है, sp अपॉन आर, आर से आर कैंसिल। अब हम क्या लिखेंगे, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आ रहा है हमेशा क्या है, तो साइन आई यानी ml, यानी बड़ा वाला ये क्या है, लंब, ठीक ना, बड़ा वाला परपेंडिकुलर लंब ml, और उसके अपॉन में क्या है, छोटा वाला यानी sp। तो इसके रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि ये क्या आ रहा है, साइन ml और sp का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रूविंग कि साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। अभी आगे स्नेल के नियम में हम और डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं कोई ऐसा त्रिभुज बनाया था, ध्यान से देखिए, इसी को मैं बड़े से बना रहा हूं, ये अगर 5 था, एज्यूम करना है केवल, ये 3 रहा। ठीक, तो हम देखेंगे 5 बटे में 3, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आएगी, 3 कम 3, 2 बच रहा है, 3 छंग 18। ठीक है, ऐसे करके 3 छंग 1.66। अब ये तो बात फिक्स हो गई ना। अब अगर इसी तरह हमारा जब क्या होगा, रे ऑफ इंसिडेंस जो ऐसे कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और दूर पर बनाते हैं। देखिए इस बार मैंने इतना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये अपने रास्ते से थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा 5 की जगह 7, तो ये 3 की जगह क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़कर समथिंग 4 के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, फिगर क्लियर नहीं है बट आप अज्यूम कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे जैसे ये बढ़ा रहे हैं, यानी साइन बढ़ रहा है आई, वैसे वैसे देखिए आर इसका बढ़ रहा है। और लेकिन जब रेशियो करते हैं दोनों का, तो जैसे 7 ये बढ़कर साइज, ये 5 से 7 हुआ, तो ये 3 से 4 हुआ। जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4,
3 बच रहा है ना, 4 7 28, तो समथिंग देखिए इसके रेशियो में हमारा तो मान लीजिए ऐसी वैल्यू आ रही 1.7 आ रहा है, इसको राउंड फिगर में 1.7 या 1.7 कहेंगे ना। तो देखिए बार बार क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू आ रही है उनके एंगल के बदलने के बाद वो क्या है, वो रेशियो के बाद सेम आ रही है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि स्नेल ने साइन के एंगल से रिलेट क्यों किया, क्योंकि ये रूल जो फॉलो कर रहा है ये साइन का एंगल फॉलो कर रहा है, इसमें एक हाइपोटेनस है और एक परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग जो अपना टॉपिक बनाए थे स्नेल का नियम है ना, तो उसे पढ़ेंगे और उसके साथ ही कुछ और चीजें देखेंगे। देखिए स्नेल का नियम क्या था, तो अब आप कह सकते हो स्नेल्स लॉ। अब आप समझ चुके होंगे, अगर कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि स्नेल ने हमें बताया कि जो इंसिडेंट एंगल आई होता था और जो आर होता है, इनके एंगल्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी आई बढ़ाने पर आर बढ़ता है। ये तो एंगल के मैग्नीट्यूड की बात थी, लेकिन जब हम उसको ट्रायंगल बना के साइन ले लिए थे तो साइन आई के थ्रू जो परपेंडिकुलर आता था और साइन आर के थ्रू जो परपेंडिकुलर आता था, इन दोनों का जो रेशियो होता था वो हमेशा कांस्टेंट चलता था, क्योंकि इधर आप साइन आई में ये परपेंडिकुलर बढ़ाते हो तो उधर साइन आर का ये परपेंडिकुलर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और इतना इंक्रीजिंग होता है जैसे आप 4 से 2 यानी कितने रेशियो में चल रहे हैं, 2 में। अब आप इसको 8 कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी बेस पर क्या हो जाएगा, तो 8 को 4 से भाग करेंगे फिर से 2 आएगा। तो कुल मिला के इसी को क्या कहते हैं कि हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू बनी रहेगी। आप इंक्रीज एंगल में करोगे, वो इंक्रीज क्या करता है, दोनों के परपेंडिकुलर्स में करेगा, और परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर को भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे आप फिर से समझ लीजिए, पहली बार आपका परपेंडिकुलर 4 था तो इधर छोटा वाला 2 था, और दोनों का रेशियो देखेंगे तो 4/2 करेंगे, कितना आएगा, 2। दोबारा आपने क्या किया, दोबारा आपने परपेंडिकुलर थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि आई बढ़ाया होगा, आपको पता होगा, आप मैथ पढ़ते हैं, आई बढ़ाते हैं तो परपेंडिकुलर उधर सामने क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने 4 की जगह क्या कर दिया, 6, तो ये वाला भी क्या होगा, कितना हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। और जरा भाग करके देखिएगा तो 6 को जब 3 से भाग करेंगे फिर से क्या आया, 2 आया। तो अब मैं कह सकता हूं कि स्नेल ने हमको इनडायरेक्टली ये समझाया था कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आपने पूरे मन से समझा होगा तो जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लिख लेते हैं। क्या कहा था स्नेल जी ने, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, ये था कि द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक ना, विल ऑलवेज कांस्टेंट। मैं चाहता तो ये पॉइंट केवल आपको ऐसे लिखवा देता, जो बुक में भी लिखा और हर कोई करवाता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस बता दिया कि कैसे उनके माइंड में बात आई। तो हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है, कोई वैल्यू हो सकती है, तो इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, ठीक है। अब आगे चलकर इसी म्यू को क्या कहा गया है, म्यू इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ the medium where the
is going to be इंटर, यानी ये म्यू क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पर हमारी प्रकाश की किरण जाने वाली है। अर्थात हमने ऑब्जर्व किया था एयर से ग्लास में गई थी, तो इस वैल्यू से हमको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, वो किसका मिलेगा, ग्लास का होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो कभी कभी या मैक्सिमम केसेस में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए म्यू जी, यानी कि ये जो यहां पर लिखा होता है ये क्या होता है, जी, उस माध्यम को दर्शाता है जहां पर हमारी रे पहुंचती है, यानी बाद में जहां पर पहुंची है, जिस मीडियम को जा रही है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये म्यू उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी ये क्या कहलाएगा, फाइनली ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अभी हम इस पर आए नहीं हैं, पर अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि रिफ्रैक्शन के थ्रू हम क्या क्या अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे तारों का चमकना, टिमटिमाना हुआ, या हीरे का चमकना हुआ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन इन्हीं पर आता है। ये सब तो जो अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया था और अभी जो बताया हूँ ये तो केवल कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हेल्प के लिए जो रिवीजन हो सके कम टाइम में, उसके लिए मैं ये वीडियो लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोशिश मेरी जारी रहेगी, वो पसंद आए या ना आए उसकी कोई बात नहीं है। और हाँ, अभी स्नेल का मैंने केवल ये पहला रूल लिखा था, स्नेल ने 2 रूल दिए थे, उसके लिए मुझे जगह चाहिए थी, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। दूसरा रूल उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था, पहले समझ लीजिए, ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया था हमने, इससे उब गए होंगे आप लोग ग्लास से, है ना, क्या करें भाई, समझाने के लिए बार बार बनाना पड़ेगा। देखिए, जब इंसिडेंट रे आई थी, टकराई इस पॉइंट पर, नॉर्मल ड्रॉ किया, डिपेंड हुआ, इधर झुकने के लिए मजबूर हो गया, है ना, ये सारे केसेस हुए थे। इसको एकदम रफली समझना है। अच्छा, ये सब केसेस हुए कहां पे, तो इसी सतह पर, इसी सरफेस पर, तो ये सारी चीजें हुई। तो क्या चीजें हुई, इंसिडेंट रे आई यहां पर इसी सरफेस पर, नॉर्मल ड्रॉ किया, वो भी गजब का नॉर्मल है भाई, वो भी इसी सरफेस पर, और उसके बाद क्या होता है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल भी यहीं से जन्म ले रहा है, ये भी इसी सतह पर है। तो जब इतने सारे काम इसी सतह पर हो रहा है, थोड़ा सा क्रेडिट हम इसको दे ही देते हैं। इसीलिए स्नेल भाई साहब ने कहा कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक ना। उसके बाद क्या कह देते हैं इंग्लिश में, लाई ऑन सेम प्लेन, मतलब एक ही सतह पर होते हैं। तो हमने स्नेल भाई साहब के दोनों रूल पढ़ लिए, और अगर मजा आया हो तो लाइक करिएगा, बहुत कोशिश किया हूं, और लगातार वीडियो दूंगा, चाहे कहे भाई साहब एकदम से कितना भी हमारा जो है मजाक उड़ा लो, वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।